तो ध्यान दीजिए, कल हम लोगों ने जो बात की थी दैट वाज रिगार्डिंग द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो वहां हम लोगों ने क्या होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और क्या होता है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस उसके बारे में देखे थे, उसके कुछ एग्जाम्पल डिस्कस किए थे और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। आज हम नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिस टॉपिक का नाम होता है एंट्रोपी। एंट्रोपी, ओके। जैसे एंथैल्पी आप लोगों ने वर्ड सुना है, वैसे ही होता है एंट्रोपी, है ना। हमने इससे पहले डील किया था एंथैल्पी के साथ। एंथैल्पी का मतलब होता है दैट इज द हीट, ओके। जो हीट होता है दैट इज कॉल्ड एज अ एंथैल्पी, जबकि एंट्रोपी का सिंपल मीनिंग होता है ऑर्डर, सॉरी, डिग्री ऑफ डिसऑर्डर। डिग्री ऑफ डिसऑर्डर होता है एंट्रोपी का मीनिंग, ठीक है। आप लोगों को दिख रहा है ना? किसी को अगर नहीं दिख रहा हो तो बता दे। थोड़ा नीचे लिखो ना सर, थोड़ा नीचे लिखो। थोड़ा नीचे लिखो, ठीक है, चलेगा। तो फिलहाल ध्यान दीजिए, एंट्रोपी के बारे में हम बात कर रहे थे। तो एंट्रोपी का सिंपल मीनिंग होता है डिग्री ऑफ डिसऑर्डर। अब सबसे पहले तो आप लोग को ये मीनिंग समझना पड़ेगा कि भाई डिसऑर्डर क्या होता है। तो डिसऑर्डर को समझने के लिए पहले हम लोग को ऑर्डर को समझना पड़ेगा। तो अभी हम यहाँ पर दो चीजें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज द ऑर्डर ऑफ सिस्टम एंड सेकंड इज द डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम, ओके। सो नाउ वी आर गोइंग टू discuss regarding the order of system, and then later on we will discuss about the disorder of system. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे दैट इज द ऑर्डर ऑफ सिस्टम की भाई ऑर्डर ऑफ सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, अगर मैं कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम कंसीडर करता हूँ, थर्मोडायनेमिक सिस्टम, आपको पता है ना सिस्टम का मीनिंग क्या होता है। सिस्टम का मीनिंग क्या होता है जिसको हम थर्मोडायनेमिक स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ सिस्टम। तो अगर मैं कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम कंसीडर करता हूँ तो दैट थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज मेड अप ऑफ मैटर। वो किससे बना हुआ रहता है? मैटर से बना हुआ रहता है। और जहां तक हम बात करेंगे मैटर की, तो मैटर की क्या होते हैं? मैटर एग्जिस्ट इन अ थ्री फेजेस। मैटर जो होता है वो तीन फेजेस में प्रेजेंट होते हैं। ये तीन फेजेस कौन कौन से होते हैं? दैट विल बी द सॉलिड, देन लिक्विड एंड देन गैस। ये तीन फेजेस में मैटर आप लोग के क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। तो अब ध्यान दीजिए क्या होता है कि अगर आप लोगों के सिस्टम के, ओके, सिस्टम, राइट, तो अगर आपके थर्मोडायनामिक सिस्टम के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, अब ध्यान दीजिए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं। तो जैसे हम लोगों ने सॉलिड स्टेट में देखा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या तो एटम हो सकता है, या तो मॉलिक्यूल हो सकता है, या तो आयंस हो सकते हैं। तो उसी को हम कॉमनली कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहते हैं। तो क्या होता है कि जब भी आप लोग के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक परफेक्ट ऑर्डर में अरेंज होता है, जो सॉलिड स्टेट में भी हमने देखा था, तो व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ अ सिस्टम आर परफेक्टली अरेंज, ठीक है, जब ये परफेक्टली अरेंज होते हैं देन, ठीक है, तब हम उसे क्या कहते हैं? द सिस्टम इज सेड टू बी, तब हम सिस्टम को इन ऑर्डर, ठीक है, द सिस्टम इज सेड टू बी इन ऑर्डर। तो ऑर्डर ऑफ सिस्टम क्या होता है? ध्यान दीजिए, ऑर्डर ऑफ सिस्टम का मतलब होता है जब सिस्टम के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कैसे रहेंगे? परफेक्टली अरेंज रहेंगे, दैट इज कॉल्ड एज अ क्या? ऑर्डर ऑफ सिस्टम। तो ऑर्डर ऑफ सिस्टम की अगर आप लोग को डेफिनेशन यहाँ पर बतानी होंगी तो इसकी डेफिनेशन क्या होंगी? डेफिनेशन इसकी ये होंगी, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सिस्टम आर अरेंज, आर परफेक्टली अरेंज, comma, it is said to be, it is said to be order of system, ठीक है, तब हम उसको ऑर्डर ऑफ सिस्टम कहेंगे, राइट। तो जब भी सिस्टम के सारे कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स परफेक्टली अरेंज रहेंगे देन इट विल बी कॉल्ड एज द ऑर्डर ऑफ द सिस्टम, ओके। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या होगा? जब फेज चेंज होगा, ओके। अब सेकंड पॉइंट हम बात कर रहा हूँ, व्हेन फेज चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और देन लिक्विड टू गैस। तो जैसा आप लोगों को पता है कि सॉलिड लिक्विड में कब कन्वर्ट होता है? जब वो मेल्ट होता है। और जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट कब होता है? जब वो वेपराइज होता है, बराबर है ना।
तो क्या होता है व्हेन सॉलिड मेल्ट्स इनटू लिक्विड और लिक्विड वेपराइज इनटू गैसेस, तो यहाँ पर क्या होता है जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो जाएंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि जब ये चीजें होती है तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं ये क्या हो जाएंगे, दे आर रैंडमली, ठीक है, या फिर हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, वो सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है, एंड रैंडमली अरेंज, और फिर ये क्या हो जाएंगे, रैंडमली अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। डन, मतलब ये डिसऑर्डर हो जाएंगे। ओके, तो ध्यान में रखना है जब सॉलिड क्या होता है लिक्विड में मेल्ट होता है, या लिक्विड जब आप लोग का गैस में वेपराइज होता है, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहेंगे ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे और वो रैंडमली अरेंज हो जाते हैं, राइट। तो अब ध्यान दीजिए कि एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे ये तीन फेजेस सॉलिड, लिक्विड और गैस है, तो जैसे कि मैंने कहा था यहाँ पर पार्टिकल्स कैसे रहते हैं, ऑर्डरली अरेंज होते हैं, क्या होते हैं, ऑर्डरली अरेंज। यहाँ पर थोड़ा सा डिसऑर्डरली अरेंज होते हैं और यहाँ पर भी डिसऑर्डरली अरेंज होते हैं। अगर मैं यहाँ पर अरेंजमेंट की बात छोड़ने के बाद में एनर्जी की बात करता हूँ, ये हम बात करेंगे अरेंजमेंट की। ओके, अगर मैं अभी एनर्जी की बात करूंगा तो मुझे बताइए सॉलिड, लिक्विड और गैस में से एनर्जी सिस्टम की कौन से सिस्टम की ज्यादा रहेंगी, एनर्जी ऑफ कौन से सिस्टम ज्यादा रहेंगी, सॉलिड की ज्यादा रहती है या लिक्विड की ज्यादा रहती है या फिर आप लोगों के गैस की ज्यादा रहती है, बताइए एनर्जी किसकी ज्यादा होती है, सॉलिड, लिक्विड या गैस। किसकी होती है भाई, गैस की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, ये चीज ध्यान में रखना है। देन उसके बाद में लिक्विड की और सबसे कम होती है सॉलिड की, राइट। तो यहाँ पर, और अगर मैं अरेंजमेंट की बात करूंगा तो ऑर्डरली अरेंजमेंट सबसे ज्यादा किसका होता है, सॉलिड का ऑर्डरली अरेंजमेंट सबसे ज्यादा होता है, फिर लिक्विड का, और फिर गैस का सबसे कम ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है। तो इससे हम ये क्या इंटरप्रेट निकालती है कि व्हेन एनर्जी इंक्रीजेस, सॉरी ये एक ही है, मतलब हम बोल सकते हैं कि व्हेन एनर्जी डिक्रीजेस तो ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट क्या हो रहा है, इंक्रीजेस। देखिए ये एक ही बार है मतलब ये कम है, और ये 3 बार है मतलब ये ज्यादा है, तो हम क्या बोलेंगे कि एनर्जी कम रहने पर ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ज्यादा होता है। क्लियर है, ध्यान में रखना ये चीज, एनर्जी कम रहने पर ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ज्यादा है, एक बार मतलब कम, 3 बार मतलब ज्यादा। तो जब एनर्जी कम होती है तो ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट सिस्टम का ज्यादा होता है, राइट। अब यहाँ पर एक और चीज होती है कि ये जो, अगर मेरा यहाँ पर मैंने बोला कि नहीं मेरी एंट्रोपी जो हो रही है वो डिक्रीज हो रही है, ध्यान दीजिए यहाँ पर मैंने क्या बोला, एनर्जी कम है और ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ज्यादा है। ओके, अब मुझे बताओ कि यहाँ पर जो एंट्रोपी होता है, एंट्रोपी का मीनिंग मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि डिग्री ऑफ डिसऑर्डर होता है, जबकि मैंने यहाँ पर क्या बोला था, डिग्री ऑफ ऑर्डर। ये हम किसकी बात करें, डिग्री ऑफ ऑर्डर की, लेकिन एंट्रोपी क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसऑर्डर। तो मुझे बताइए कि जब आप लोगों का ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ज्यादा होता है, ठीक है, क्या होता है, ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट अगर ज्यादा है तब आपकी एंट्रोपी क्या होगी, वो कम होंगी या फिर ज्यादा होंगी। ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ज्यादा है तो एंट्रोपी कैसे होंगी, ध्यान रखिए, एंट्रोपी डिग्री ऑफ डिसऑर्डर है। ओके, और मैं बात कर रहा हूं कि ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। अब ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट और डिग्री ऑफ, ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट और डिसऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट, राइट, ये दो अलग अलग चीजें, अपोजिट चीजें। तो मैं बोल रहा हूं कि अगर ऑर्डर ज्यादा है तो फिर डिसऑर्डर कैसा होना चाहिए, अपोजिट वाला है तो कम होना चाहिए। अगर डिसऑर्डर कम है तो फिर एंट्रोपी कैसी होनी चाहिए, वो भी कम होनी चाहिए, क्योंकि डिसऑर्डर मतलब ही एंट्रोपी, ध्यान में रखना, डिसऑर्डर मतलब ही एंट्रोपी। और मैं बात किसकी कर रहा हूँ, ऑर्डर की। मैंने क्या बोला, क्या ज्यादा है, ऑर्डर ज्यादा है। अगर ऑर्डर ज्यादा है मतलब डिसऑर्डर कम है, डिसऑर्डर कम है मतलब एंट्रोपी कम है। तो हम यही बोलेंगे कि भाई क्या होता है जब ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ज्यादा होता है, व्हेन ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट या डिग्री ऑफ ऑर्डरनेस इज मोर, जब डिग्री ऑफ ऑर्डर ज्यादा होता है तो एंट्रोपी जो होंगी ये क्या होंगी, लेस होंगी। एंट्रोपी कैसे होंगी, लेस होंगी, क्योंकि ऑर्डर और डिसऑर्डर अलग अलग अपोजिट होता है। ऑर्डर ज्यादा तो डिसऑर्डर कम, और डिसऑर्डर कम तो एंट्रोपी कम, क्योंकि डिसऑर्डर का मतलब ही एंट्रोपी होता है। तो ये होता है हमारा ऑर्डर ऑफ सिस्टम। ओके, अब हम बात करते हैं डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम की। तो ध्यान दीजिए, जैसे हमने ऑर्डर ऑफ सिस्टम को डिफाइन किया वैसे हम डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं।
अब चेंज क्या होगा, ऑर्डर ऑफ सिस्टम में क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैसे होते हैं, परफेक्टली अरेंज होते हैं, कैसे अरेंज होते हैं, परफेक्टली। जबकि डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम में क्या होते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर मैंने लिखा था, जब आपका क्या होता है, सॉलिड लिक्विड में और लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, और वो कैसे अरेंज हो जाते हैं, रैंडमली अरेंज। कैसे अरेंज हो जाते हैं, रैंडमली अरेंज। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन में परफेक्टली की जगह कौन सा वर्ड यूज करेंगे, रैंडमली का। तो हमारा डेफिनेशन क्या हो जाएगा, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सिस्टम आर रैंडमली अरेंज, इट इज सेड टू बी डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम। और ऑर्डर की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम। समझ में आ गया, दो ही चेंज करना है, क्या, व्हेन द कॉन्स्टेंट पार्टिकल ऑफ सिस्टम आर सेड टू बी, यहाँ पर सॉरी आर, ये परफेक्टली की जगह हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, रैंडमली अरेंज, इट इज सेड टू बी। ऑर्डर की जगह कौन सा वर्ड यूज करना है, डिसऑर्डर। ओके, क्लियर है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पर देखा था, ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा था। अब चलो यहाँ पर गिन लेते, उल्टा प्रोसेस कर लेते। उल्टा प्रोसेस मतलब क्या कर लेते हैं हम लोग, या फिर यही प्रोसेस को हम कंटिन्यू कर लेते हैं। जैसे वापस एक बार सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है और लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, सेम यहाँ मेल्टिंग प्रोसेस हो रहा है और यहाँ वेपराइजेशन प्रोसेस हो रहा है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, आप लोगों के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, सेपरेटेड। हम कहेंगे कि व्हेन सॉलिड मेल्ट्स इनटू लिक्विड और व्हेन लिक्विड वेपराइजेस इनटू गैस, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड रैंडमली अरेंज। तो इसकी वजह से वो क्या हो जाएंगे, रैंडमली अरेंज हो जाएंगे। और रैंडमली अरेंज अगर हो जाएगा तो उनका डिसऑर्डर क्या हो जाएगा, डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। भाई रैंडमनेस बढ़ा तो डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम बढ़ेगा। और जैसे मैंने यहाँ पर कहा था कि यहाँ पर क्या होगा कि ऑर्डर ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस। हम यहाँ लिखेंगे ऑर्डर ऑफ सिस्टम डिक्रीजेस। ओके, अब इसी से रिलेट करके हम इसका पॉइंट लिखेंगे सेकंड वाला, क्या, कि व्हेन सॉलिड मेल्ट इनटू लिक्विड और लिक्विड वेपराइजेस इनटू गैस, constituent particles are separated from each other and randomly arranged। यहाँ पर सब सेम रहेगा, सिर्फ अभी यहाँ पर चेंज होगा। हम ऑर्डर की जगह क्या लिखेंगे, डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम, और डिक्रीजेस की जगह हम लिखेंगे इंक्रीजेस। गॉट इट, दैट इज द चेंज ओनली यू हैव टू मेक हियर। ओके, लेटर हम अब इसकी भी बारे में बात करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर बात की थी क्या, कि देखिए ये मैंने बोला था कि एक बार मतलब कम, जब एनर्जी ऑफ सिस्टम कम होती है तो ऑर्डर ऑफ सिस्टम क्या होती है, ज्यादा होती है। एनर्जी कम तो ऑर्डर ऑफ सिस्टम क्या, ज्यादा। अब यहाँ पर हम क्या बात करेंगे, इसी के बारे में बात करेंगे। अगर हमको ऑर्डर की नहीं बल्कि डिसऑर्डर की बात करनी है, तो डिसऑर्डर सबसे ज्यादा किसमें होता है, गैस में डिसऑर्डर सबसे ज्यादा होता है, फिर लिक्विड में होता है, और सबसे कम डिसऑर्डर किसमें होता है, सॉलिड में। और एनर्जी के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि भाई एनर्जी तो सबसे ज्यादा किसकी होती है, गैस की होती है, फिर होती है लिक्विड की, और फिर होती है आप लोगों की सॉलिड की। तो अकॉर्डिंग टू दिस वन हम यहाँ कौन सा स्टेटमेंट कहेंगे, जैसे यहाँ पर हमने किया था क्या, कि डिग्री ऑफ ऑर्डर इज मोर इफ सॉरी, यहाँ पर हमने क्या यूज किया था कि इफ एनर्जी इज लेस ऑर्डर ऑफ सिस्टम इज मोर, एनर्जी लेस ऑर्डर ऑफ सिस्टम मोर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, एनर्जी इज मोर, ये क्या है, डिसऑर्डर। ओके, हम किसकी बात कर रहे हैं, डिसऑर्डर, ऑर्डर की नहीं। So when energy is more, disorder of system is also more। तब disorder of system भी कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा। ओके, अब हम फाइनल पॉइंट पर आते हैं, ये वाला। ओके, यहाँ पर हमने क्या बोला था कि डिग्री ऑफ ऑर्डर ज्यादा रहता है अगर एंट्रोपी कम होती है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि भाई डिसऑर्डर मतलब ही क्या होता है, एंट्रोपी। डिसऑर्डर इज नथिंग बट द एंट्रोपी, राइट। तो अभी और हमने ये कहा था कि डिसऑर्डर जो रहता है वो अपोजिट होता है किसके, बिल्कुल आप लोगों के ऑर्डर के अपोजिट होता है। मतलब अगर ये ज्यादा रहा तो ये फिर कम होता है, बट ये दोनों बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इसीलिए हमने बोला था कि डिग्री ऑफ ऑर्डर, ओके देखिए डिग्री ऑफ ऑर्डर इनवर्सली है, मैंने क्या बोला, मोर। भाई अगर ये मोर रहेगा तो एंट्रोपी कम ही हो जाएंगे, लेकिन अब इन दोनों को रिलेट करना है जो कि डायरेक्टली है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ डिसऑर्डर इज मोर, एंट्रोपी भी क्या हो जाएंगी, मोर। एंट्रोपी भी क्या हो जाएंगी, मोर। तो ये लेस की जगह आप लोग को सिंपली मोर यूज करना है। ओके, so that's the particularly concept of the order of system and a disorder of system। तो इसमें से किसी को कंफ्यूजन है क्या, बता दीजिए, थोड़ा सा अनम्यूट होकर बता दीजिए मुझे। Anyone is having problem in this concept, order of arrangement or disorder, sorry order of system और disorder of system में किसी को कोई confusion है? Let me know if there any। नहीं। नहीं।
नहीं, नहीं है तो कोई बात नहीं, बताने की जरूरत नहीं है, अगर होंगी तो बताइए। ओके, तो चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं अभी। तो अब नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट होता है वो होता है दैट इज एंट्रोपी, उसकी डेफिनेशन। अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर जिसका नाम है एंट्रोपी। देखिए, एंट्रोपी के पहले ऑर्डर और डिसऑर्डर को समझना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको ऑर्डर ऑफ सिस्टम और डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम को एक्सप्लेन किया है। अब हम बात करते हैं एंट्रोपी के बारे में। ठीक है, तो नाउ लेट्स डिस्कस रिगार्डिंग एंट्रोपी। स्पेलिंग आप देख लीजिए, इट्स ENTROPY, एंट्रोपी। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, एंट्रोपी के बारे में जानते हैं कि भाई एंट्रोपी क्या होता है। देखिए, एंट्रोपी एक थर्मोडायनेमिक स्टेट एज वेल एज एक फिजिकल स्टेट ऑफ द सिस्टम। मतलब देखिए, ये सिर्फ स्टेट फंक्शन और थर्मोडायनेमिक फंक्शन। एंट्रोपी इज अ फंक्शन, फंक्शन मतलब प्रॉपर्टी। ओके, तो एंट्रोपी कौन सा फंक्शन होता है? देखिए, टाइप्स ऑफ फंक्शन में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि दो टाइप के फंक्शन होता है, एक स्टेट फंक्शन होता है और दूसरा पाथ फंक्शन होता है। तो थर्मोडायनेमिक सॉरी एंट्रोपी जो है वो एक स्टेट फंक्शन है। अब भाई स्टेट फंक्शन है मतलब वो थर्मोडायनेमिक फंक्शन भी रहेगा। ओके, तो एंट्रोपी इज द थर्मोडायनेमिक एंड स्टेट फंक्शन। ठीक है, एंट्रोपी इज अ थर्मोडायनेमिक and state function which is defined as, जिसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, which is defined as the change in entropy। एक्चुअली उसको हम चेंज इन एंट्रोपी के फॉर्म में डिफाइन करना होता है, which is defined as the change in entropy, which is defined as the change in entropy which is equal to the heat absorbed reversibly divided by temperature at which heat is absorbed। तो ये इसकी डेफिनेशन है। देखिए, इसके डेफिनेशन को समझने के लिए इसका फॉर्मूला समझना पड़ेगा, तो फॉर्मूला के हिसाब से इसकी डेफिनेशन बनाई है। तो सिंपल अगर आप लोग को ध्यान में रखना है कि इसका डेफिनेशन क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है दैट इज डेल्टा एस इक्वल्स टू क्यू रिवर्सिबल बाई टी। ओके, और ये इसकी डेफिनेशन है। अब ध्यान रखिए डेफिनेशन किस तरह से दी गई है। डेल्टा एस, डेल्टा मतलब चेंज और एच मतलब एंट्रोपी। तो हमने जैसे कि कहा था, इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन एंट्रोपी। ओके, विच इज इक्वल टू द ओके, विच इज इक्वल टू द किसके इक्वल है? क्यू रिवर्सिबल। क्यू का मतलब क्या होता है? हीट। ओके, और ये प्लस में है, तो प्लस में अगर होता है तो उसका मतलब क्या होता है? हीट एब्सॉर्ब। अगर माइनस में होता तो हमने क्या बोला था? हीट इवॉल्व। बट यहाँ पर क्यू कैसा है? प्लस में, इसीलिए हमने क्या बोला? हीट एब्सॉर्ब। रिवर्सिबली बोला है, इसीलिए यहाँ पर मैंने REV लिखा है, जो कि शॉर्ट फॉर्म है रिवर्सिबली का। ठीक है, डिवाइडेड बाई, ये देखिए डिवाइडेड बाई टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर? जहां पर आप लोग का हीट एब्सॉर्ब है, उस टेम्परेचर पर जहां पर आप लोग का हीट क्या हुआ था? एब्सॉर्ब हो गया था। क्या हुआ? अनम्यूट हो गया कोई? किसको दिक्कत है भाई? अनम्यूट हो गया? कौन अनम्यूट हुआ है? गॉट इट? डेफिनेशन समझ में आ गई? ओके, वापस एक बार रिवाइज कर रहा हूं डेफिनेशन। क्या होता है एंट्रोपी? एंट्रोपी इज द थर्मोडायनेमिक एंड अ स्टेट फंक्शन which is defined as, okay, which is defined as the change in entropy, which is defined as the change in entropy which is equal to the heat absorbed reversibly divided by the temperature at which the heat is absorbed। okay, done। तो ये हो गया इसकी डेफिनेशन। अब हम इसकी बात करते हैं इसके यूनिट्स की। so what are the units of entropy? okay, so the first point was the definition, now we will move on to the units। okay, so now what are the units of entropy? तो ध्यान दीजिए, इसका जो SI यूनिट होता है वो सेम होता है। क्या? दैट इज जूल्स पर मोल, सॉरी जूल्स पर केल्विन। ये जूल्स में होता है और ये केल्विन में होता है, तो क्या होगा इसका यूनिट? जूल्स पर केल्विन। ओके, देन इसके अलावा भी इट इज ऑल्सो एक्सप्रेस
इसके अलावा भी इसका एक और यूनिट होता है जिसके फॉर्म में ये एक्सप्रेस किया जाता है. इट इज ऑल्सो एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ एंट्रोपी यूनिट. तो इसका एक और यूनिट होता है एंट्रोपी यूनिट, E dot U dot, that means entropy unit. Okay, so 1 EU equals to 1 joule per Kelvin. Okay, done. तो ये इसके यूनिट्स होते हैं. फाइन, डन. लेट ऑन. अब थर्ड एक पॉइंट आ जाता है कि भाई एंट्रोपी जो होता है वो एक्चुअली किसका मेजर है, क्योंकि देखिए एंट्रोपी एक प्रॉपर्टीज होती है और प्रॉपर्टी जो होती है वो मेजर करती है. मेजर मतलब गिनती है, किसी के बारे में तो भी बताएंगी वो प्रॉपर्टी. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने पर्टिकुलरली एक प्रॉपर्टी कंसीडर कर ली एरिया, तो एरिया आपको जगह के बारे में बता देगा, है ना. डन. तो अल्टीमेटली ये किस चीज के बारे में बता, जैसे मैंने अगर टेम्परेचर बोला तो टेम्परेचर आपको किस बारे की जानकारी देंगे, टेम्परेचर आपको जानकारी देंगी वहां पर जो पर्टिकुलर हीट है वो कितनी है, वो कम है या ज्यादा है, इसके बारे में, राइट. तो इस तरह से कोई भी प्रॉपर्टी जो रहती है किसी ना किसी की चीज के बारे में बताती रहते हैं, जिसको हम मेजर कहते हैं. ओके, मतलब किसका मेजरमेंट वो कर रही है, दैट इज द मेजर. ओके, तो एंट्रोपी एक्चुअली किसका मेजर होता है, तो एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ, इट इज अ मेजर ऑफ. तो मैंने आपको एंट्रोपी का मीनिंग ऑलरेडी समझा था. एंट्रोपी इक्वल्स टू क्या बोला था, एंट्रोपी का मीनिंग मैंने सबसे पहले पढ़ाते टाइम समझा था. देखिए ऑर्डर और डिसऑर्डर, ऑर्डर ऑफ सिस्टम और डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम में एंट्रोपी मतलब क्या, ऑर्डर ऑफ सिस्टम होता है, डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम होता है, क्या होता है वो, डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम. क्या कहेंगे, ओके फाइन. तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर, इट इज अ मेजर ऑफ डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम. ओके, तो क्या होता है, ये किसका होता है, इट इज द मेजर ऑफ डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम. अब आप डिसऑर्डर बोल सकते हैं या फिर रैंडमनेस बोल सकते हैं. ओके, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, रैंडमनेस ऑफ सिस्टम भी आप बोल सकते हैं. तो इट इज द मेजर ऑफ डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम और रैंडमनेस ऑफ सिस्टम. ओके, डन. अब हम जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखेंगे दैट इज द इंक्लूजन ऑफ क्यू रिवर्सिबल, या फिर हम लोग बात करेंगे कि भाई एंट्रोपिक चेंज का जो फॉर्मूला है, हाउ दिस फॉर्मूला डिराइव. ओके, ये फॉर्मूला कैसे आया, राइट. हालांकि इसका डेरिवेशन आप लोगों को नहीं है बोर्ड लेवल पर, बट फिर भी मैं आपको बता दूंगा क्योंकि किताब में क्या है, टेक्स्ट में इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी है, तो हम उसके बारे में देख लेते हैं. ठीक है, तो नाउ हम यहाँ पर बात करेंगे फोर्थ पॉइंट के, दैट इज द जस्टिफिकेशन ऑफ डेल एच इक्वल्स टू क्यू रिवर्सिबल बाई टी. तो ये वाली जो चीज होती है इसका हमको जस्टिफिकेशन देना है कि भाई ये जो फॉर्मूला है ये बिल्कुल सही फॉर्मूला है. ओके, डन. तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए, आपको एक कॉर्नर साइकिल, ठीक है, तो ध्यान में रखना. हम सबसे पहले तो बात ये करेंगे कि ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, डेल एच इक्वल्स टू क्यू रिवर्सिबल बाई टी इज जस्टिफाइड, इसको हम जस्टिफाइड कर सकते हैं यूजिंग कॉर्नोट साइकिल, कॉर्नोट, CORNOT, कॉर्नोट साइकिल. ओके, तो इस कॉर्नोट साइकिल को यूज करके हम इस पर्टिकुलर चीज को जस्टिफाई कर सकते हैं. तो अभी ध्यान दीजिए क्या होता है अकॉर्डिंग टू कॉर्नोट साइकिल. तो कॉर्नोट साइकिल के हिसाब से क्या होता है, आपको एक कंसीडर अ सिस्टम, अ रिवर्सिबल सिस्टम, एक रिवर्सिबल सिस्टम को आपको कंसीडर करना पड़ेगा. ठीक है, डन. तो जो हम कहेंगे कि ए, ये वाला सिस्टम है, ए कन्वर्टेड टू बी एंड देन बी अगेन कन्वर्टेड टू ए. तो कंसीडर अ रिवर्सिबल सिस्टम जिसमें क्या हो रहा है, सिस्टम ए से बी में चेंज हो रहा है और वापस बी से ए में चेंज हो रहा है. ओके, राइट. तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि इनिशियली, ओके, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर, इनिशियली सिस्टम, ओके, एब्जॉर्ब, सिस्टम ने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया Q2 अमाउंट ऑफ हीट, यहां से Q2 अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब किया एट टेम्परेचर T2. तो इनिशियली सिस्टम एब्जॉर्ब Q2 एट T2 एंड रिवर्स हो गया, रिवर्स बैक बाय इवॉल्विंग Q1 एट T1. ओके, और बाद में जब ये B से A में वापस आ गया तो इसने क्या कर लिया, Q1 अमाउंट ऑफ हीट T1 में ट्रांसफर कर दिया. ओके, समझ में आ गया. तो अब ध्यान दीजिए, तो देयरफॉर
सो टोटल अमाउंट ऑफ हीट जो एब्जॉर्ब हो गया, सॉरी टोटल अमाउंट ऑफ हीट जो वर्क में कन्वर्ट हो गया, टोटल अमाउंट ऑफ हीट कन्वर्टेड टू वर्क, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी Q2 माइनस Q1, क्या हो जाएगा वो Q2 माइनस Q1 हो जाएगा, राइट डन। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि इसके हिसाब से फिर इसकी इफिशियंसी क्या होगी। तो देयरफॉर efficiency of system equals to, तो efficiency इसकी क्या बनेगी, वो रहेंगी Q2 माइनस Q1 by Q2 इक्वल टू T2 माइनस T1 by T2। तो इस तरह से इसकी इफिशियंसी दी जाती है। ध्यान में रखना इफिशियंसी कैसे निकाली जाती है ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैं सिर्फ वही चीजें बता रहा हूँ जो फिलहाल आप लोगों को थोड़ी बहुत समझ में आ जाए। अब हालांकि ये सवाल पूछने का कोई चांस नहीं है बोर्ड लेवल पर, फिर भी इसको समझ लो और लिख लो और अपने पास रहने दो, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये वाले पूरे इक्वेशन को सॉल्व करना है, राइट। तो जैसे हम यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, तो यहाँ से जैसे हम सॉल्व करेंगे तो इट कैन बी रिटन एज 1 माइनस Q1 by Q2, बराबर है। दिस थिंग कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1 माइनस Q1 by Q2, क्योंकि देखिए इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये क्या हो जाएगा Q1 into 1 सॉरी Q2 into 1 Q2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई Q2, वैसे होता है। तो इन द सेम मैनर 1 माइनस T1 by T2, ओके। अब इसके बाद में नेक्स्ट आप लोग को क्या करना है, तो भाई इसके बाद में आप लोग को क्या करना है, इसके हिसाब से आप लोगों का क्या हो जाएगा, ये 1 है, ये 1 और ये 1 कट हो जाएगा दोनों साइड का, राइट। और इसके बाद में फिर हम आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो आगे क्या हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा फिर माइनस Q1 बाई Q2 इक्वल्स टू माइनस T1 बाई T2। अब हम क्रॉस में ले लेते हैं, ये इधर ट्रांसफर करते हैं इसको इधर, तो ये क्या हो जाएगा माइनस Q1 बाई T1 इक्वल्स टू ये हो जाएगा माइनस Q2 बाई T2, ओके। ये आ गया। अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसको हम एक साइड में लेकर आ जाते हैं ये वाली सारी चीज। अब जब ये चीज मैं इधर लेकर आ जाऊंगा तो ये चीज प्लस में हो जाएंगी, मतलब ये Q2 बाई T2 हो जाएगा प्लस में, और ये रह जाएगा एज इट इज माइनस Q1 बाई T1 इक्वल्स टू 0, ओके। अब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर Q2 माइनस Q1 को हम लिख लेंगे एज अ Q रिवर्सिबल, और T1 माइनस T2 को लिख लेंगे एज अ T, सो दैट इक्वल्स टू 0, ओके। बट अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि क्या हो जाता है कि किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए, ये साइक्लिक प्रोसेस है, यहाँ रिवर्सिबल की जगह साइक्लिक लिख लेते हैं, करना साइकिल है ना, तो इसको साइक्लिक प्रोसेस कर लेते हैं, कंसिडर अ साइक्लिक प्रोसेस, ऐसा लिख लो। हाँ, तो नाउ ये किसके लिए होते हैं, देयरफॉर फॉर साइक्लिक प्रोसेस, ओके। नहीं, या फिर ये हम लिख लेंगे दिस इज फॉर साइक्लिक प्रोसेस। तो ये चीज किसके लिए होती है, साइक्लिक प्रोसेस के लिए होती है, ओके। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो Q रिवर्सिबल बाई T होती है, ठीक है, तो ये क्या है, इट इज नथिंग बट द थर्मोडायनेमिक टर्म, ओके। नाउ दिस Q reversible by T is a thermodynamic term, given by del S, ठीक है। तो therefore del S equals to Q reversible by T। तो इस तरह से इस वाले फॉर्मूला को हम क्या कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं। तो इन दिस वे द फॉर्मूला इज जस्टिफाइड, गॉट इट, डन। अरे यार टाइम इतनी जल्दी खत्म हो गया किसका। ओके फाइन, समझ में आ गया ये, ठीक है। आई होप तुम लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। तो चलो अभी हम आगे देख बढ़ते हैं।
तो अब हम बात करेंगे दैट इज द रिलेशन ऑफ एंट्रोपी विथ डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम। ओके, तो वैसे हम लोग को पता है कि एंट्रोपी जो होता है इट इज नथिंग बट द मेजर ऑफ डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम, बट इसको हम लोग अभी रिलेट करते हैं। तो रिलेशन मतलब क्या एग्जैक्टली आप लोग को एक्सप्लेन करना है, उसको जरा समझो, ठीक है। तो रिलेशन ऑफ एंट्रोपी विद द डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशन ऑफ एंट्रोपी विथ डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो जैसे कि हम लोगों ने कहा है कि भाई जो डिसऑर्डर होता है सिस्टम का, द डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम इज एक्सप्लेन बाय द टर्म एंट्रोपी। ये हम किससे एक्सप्लेन करते हैं? एंट्रोपी से। तो यू कैन राइट इट डाउन कि भाई जो डिसऑर्डर होता है, डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम is expressed by entropy। ठीक है, डन, राइट। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि भाई जो सिस्टम का हमारा डिसऑर्डर होता है उसके हिसाब से एंट्रोपी आपकी क्या चेंज होती है। देखिए मैंने आपको ऑलरेडी समझा था कि एंट्रोपी और डिसऑर्डर इसका रिलेशन कैसा होता है, डायरेक्टली। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एज द डिसऑर्डर इंक्रीजेस द एंट्रोपी ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, डन। हम क्या बोल सकते हैं कि एज द डिसऑर्डर इंक्रीजेस द एंट्रोपी ऑल्सो इंक्रीजेस। ओके, लेटर ऑन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि ये जो पर्टिकुलरली रहती है, मतलब देखिए अभी यहाँ पर सिर्फ आपको नोट्स जैसे लिखना है, ठीक है। तो इसमें समझने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जो चीजें हम लोग समझे वही हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं, बस आपको अभी पॉइंट से इस चीज को एक्सप्लेन करना है। तो हम सेकंड क्या बोलेंगे कि एज डिसऑर्डर इंक्रीजेस, तो जैसे डिसऑर्डर इंक्रीजेस होता है, कॉमा एंट्रोपी ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, उसके बाद में यू कैन राइट डाउन द डेफिनेशन। यहां पर आप डेफिनेशन एक्सप्लेन करो, डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी को एक्सप्लेन करना जरूरी है, क्योंकि वहीं पर आप लोग को क्यू रिवर्सिबल बाई टी के बारे में बात जानकारी रहेंगे। ओके, लेटर ऑन फिर आप लोग को क्या मतलब किसके बारे में बात करेंगे, फेज चेंज। तो जैसे हमने कहा था कि वेन फेज चेंजेस, जब फेज चेंजेस होते हैं कहां से कहां, चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड टू गैसेस। हाँ, और ये सब क्यों होते हैं, ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, क्योंकि इन सारी चीजों में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है, कॉमा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, रैंडमनेस जो होता है मॉलिक्यूल्स का, या फिर हम बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इंक्रीजेस विच इंक्रीजेस द रैंडमनेस या फिर डिसऑर्डर एंड देन एंट्रोपी। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को एक्सप्लेन करनी है कि भाई क्या होता है जब हमारा फेज चेंज होता है, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, इस फॉर्म में जाता है, तो एक्चुअल में क्या होता है कि आप लोगों के मॉलिक्यूल जैसे दूर दूर जाते हैं, जैसे आप लोगों को पता है कि सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बिल्कुल एक दूसरे के साथ चिपक कर रहते हैं। ओके, फिर ये जब लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं तो ये थोड़े से दूर हो जाते हैं, और जब ये गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये काफी ज्यादा दूर और काफी ज्यादा रैंडमली अरेंज हो जाते हैं, मतलब कोई प्रॉपर इनका ऑर्डर नहीं होता है, राइट। तो ऐसे टाइम पर हम क्या बोलते हैं कि जब मॉलिक्यूल एक दूसरे से काफी दूर होते हैं तब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, और जब एक दूसरे से नजदीक होते हैं तब काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है और पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है, और जब एक दूसरे से काफी दूर होते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है और पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है। तो हम यही बोल रहे हैं कि जब फेज चेंज होता है सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, तो क्या होता है वहां पर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से काफी दूर हो जाते हैं, मतलब ही क्या हो जाता है वहां पर उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएंगी, जिसके वजह से उनका डिसऑर्डर बढ़ जाएगा और जिसके वजह से उनकी एंट्रोपी भी आप लोगों की बढ़ जाएंगी। बराबर है, डन। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एंट्रोपी को डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम के साथ रिलेट कर सकते हो। ओके, गेट इट। नाउ नेक्स्ट वन, दैट इज द एंट्रोपी फॉर फेज चेंज। तो एंट्रोपी ऑफ फेज चेंज में अभी आपको क्या एक्सप्लेन करना है, तो ये वाला जो पॉइंट हम लोगों ने लिखा है इसको थोड़ी सी डिटेल आप लोग को देनी है। ओके, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा एंट्रोपी ऑफ अ फेज चेंज।
फेज मतलब 3 फेजेस होते, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। मेरे ख्याल से टाइम खत्म हो गया होगा, 3 मिनट बचे हैं। एंट्रोपी एंड फेज चेंज, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं, सिंपल ये बताना है। जैसे सबसे पहला क्या होता है, नंबर 1, व्हेन सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड, कॉमा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या होगा, जाहिर सी बात है डिग्री ऑफ डिसऑर्डर बढ़ जाएगा। ओके, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, कॉमा, एंट्रोपी इंक्रीजेस, ठीक है। तो इसको आपको एक्सप्लेन करो। फॉर एग्जांपल H2O सॉलिड कन्वर्टेड टू H2O लिक्विड, ओके, राइट। और यहां पर लिख लीजिए कि डेल एच इंक्रीज, इंक्रीज मतलब क्या होना, पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन 0, ओके। तो इस तरह से आप तीनों फेज के लिए एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तीनों में भी कुछ नहीं करना है, तीनों मतलब क्या होगा, जैसे सेकंड रहेगा लिक्विड टू गैस, ठीक है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना है। और थर्ड रहेगा डायरेक्ट सॉलिड टू गैस, ओके, डन। सब में लाइन सेम रहेगा, रिएक्शन में चेंज होगा और ये भी वैल्यू सेम ही रहेगी, कुछ चेंज नहीं होना है, सिर्फ एक ही चेंज होना है, वो ये वाली, ओके, और ये वाली जो मैंने लिखी है वो, है ना। जैसे लिक्विड टू गैस में हम यहाँ क्या लिखेंगे, H2O लिक्विड टू H2O गैस। देन सॉलिड टू गैस में हम क्या लिखेंगे, H2O सॉलिड टू H2O गैस। क्लियर है, डन। तो इस तरह से एंट्रोपी और फेज चेंज का रिलेशन होता है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, कल हम इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। तो थोड़ा सा अनम्यूट हो जाइए और जरा बताइए कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है। सारे लोग अनम्यूट हो जाओ तुरंत, वी जस्ट हैव 1 मिनट लेफ्ट। हाँ, सब लोग समझ में आ गया? टॉपिक समझ में आ गया? तो आवाज नहीं, हेलो, आप लोग को आवाज नहीं आ रही मेरी?